हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ पहला सोनेट फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिज़ायर इंक्रीज। ओके, शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखा है, जिसको हम लोग 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला 126 सोनेट को हम लोग बोलते हैं फेयर यूथ ग्रुप्स ऑफ सोनेट्स। 127 नंबर से लेके 152 नंबर तक सोनेट्स को हम लोग बोलते हैं डार्क लेडी ग्रुप ऑफ सोनेट्स। और जो लास्ट 2 सोनेट्स है, सोनेट नंबर 153 एंड 154, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं क्यूपिड या लव गॉड का प्रति डेडिकेटेड सोनेट्स। तो ये जो हम लोग सोनेट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली ये सारा 154 सोनेट्स का में से जो सबसे पहला शुरुआती सोनेट है वो है, और साथ ही साथ फेयर यूथ सीरीज़ का भी ये पहला सोनेट है। और इसमें ही सबसे पहले हम लोग को पता चलता है कि फेयर यूथ का बारे। फेयर यूथ एक्चुअली एक ब्यूटीफुल यंग मैन है, जिसका प्रति शेक्सपियर ने अपना ट्रू इमोशंस, अपना डीप पैशन और लव और रिस्पेक्ट भी व्यक्त किया है। ठीक है, और पूरा सोनेट सीक्वेंस में ही, पूरा फेयर यूथ सोनेट सीक्वेंस में ही उन्होंने यही चीज़ बार बार बोला है कि फेयर यूथ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लवली। उसका कंपैरिजन नेचर का कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ के साथ नहीं चलता। ही इज़ सुपीरियर देन एवरीथिंग। और ये जो उनका ये ब्यूटी है या जो लवलीनेस है, इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए दुनिया में, इसका छाप छोड़ के रखना चाहिए। किसके ज़रिए? बाय प्रोक्रिएटिंग, बाय रिप्रोड्यूसिंग, ताकि उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसी में, उनका बच्चों में उनका जो ब्यूटी है, उनका जो लवलीनेस है वो प्रिजर्व्ड रहे। उनका मौत के साथ साथ ये ब्यूटी या ये लवलीनेस दुनिया से खो ना जाए। ठीक है, और ख़ास करके सोनेट नंबर 1 से सोनेट नंबर 17 तक ये जो मेन सेंस है, ये प्रोक्रिएशन का द्वारा ब्यूटी को प्रिजर्व रखने का, ये भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट थीम है, या कह सके कि एक डोमिनेंट थीम है। इसलिए पहला 17 सोनेट्स को, फ्रॉम सोनेट नंबर 1 टू सोनेट नंबर 17, वी ऑल्सो कॉल देम अ ग्रुप ऑफ प्रोक्रिएशन सोनेट्स। तो एक तरीके से देखा जाए तो सोनेट नंबर 1 पूरा शेक्सपियर का 154 सोनेट का भी सबसे पहला सोनेट है, फेयर यूथ सीरीज़ का भी पहला सोनेट है, और प्रोक्रिएशन सोनेट सीरीज़ का भी पहला सोनेट है। ओके, तो चलिए आइए अब इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसका फुल मीनिंग अच्छे से समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिज़ायर इंक्रीज। तो जो सबसे फेयरेस्ट यानी कि द मोस्ट ब्यूटीफुल, द लवलीस्ट। ओके, क्रीचर यानी जो भी आपका जीव जंतु है, ठीक है, या इंसान भी गिने जाते हैं। क्रीचर मीन्स एनीथिंग विच हैज़ लाइफ। ओके, तो सबसे जो खूबसूरत जीव है, ठीक है, वो उन्हीं से हम लोग को क्या प्रत्याशा करते? डिज़ायर इंक्रीज, यानी कि सबसे खूबसूरत, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, कोई भी चीज़ हो, उन्हीं से हम लोग इंक्रीज़ या उन्हीं का पॉपुलेशन ज़्यादा होना एक्सपेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा? इससे जो ब्यूटी है वो कभी लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो कोई खूबसूरत इंसान हो, तो वो अगर प्रोक्रिएट करेगा, वो अगर रिप्रोडक्शन के ज़रिए अपना वंश को आगे बढ़ाएगा, तो उसका जो ब्यूटी है, जो ह्यूमन रेस में जो ब्यूटी है, वो भी रिजर्व रहेगा। चाहे वो कोई खूबसूरत पशु पक्षी हो, वो भी अपना लाइनेज आगे बढ़ाएगा, तो उनका भी जो ब्यूटी है वो भी एक तरीके से मेंटेन रहेगा। तो इसीलिए हमेशा जो सबसे खूबसूरत और सबसे लवली क्रीचर्स होते हैं, उन्हीं से हम लोग चाहते हैं कि वो लोग का संख्या बढ़े। ओके, दैट देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई, ताकि देयर बाय, इस तरीके से, इन दिस वे, ताकि इस तरीके से जो ब्यूटी का रोज़ है, रोज़ यहाँ एक सिंबल ऑफ लवलीनेस, सिंबल ऑफ ब्यूटी, सिंबल ऑफ यूथ है। ठीक है, तो ताकि जो खूबसूरती है, ठीक है, वो कभी भी उसका ख़त्म ना हो, खूबसूरती कभी भी अंत ना हो। डेथ यानी यहाँ पे एक तरीके से डिस्ट्रक्शन या एंड। ओके, सो अगर हर समय जो खूबसूरत इंसान है या खूबसूरत पशु पक्षी जानवर जो भी है, वो अगर हमेशा प्रोक्रिएट करते रहेंगे अपने आप जैसा, आगे अपना सन, फिर ग्रैंडसन, ऐसे करके नेक्स्ट जनरेशन मतलब मेंटेन करते रहेंगे, तो कभी भी जो ब्यूटी है वो भले एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन कभी भी वो ख़त्म नहीं होगा, एक्सटिंक्ट नहीं होगा। ओके, बट एज द राइपर शुड बाय टाइम डिजीज़, लेकिन जो राइपर होता है, राइपर यानी मोर राइप, ज़्यादा पका हुआ, ज़्यादा मंझा हुआ, यानी हेयर मोर मैच्योर, मोर एक्सपीरियंस्ड, एक तरीके से यहाँ मोर एजड भी हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि किसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जिसका उम्र ज़्यादा होता है वही ज़्यादा मैच्योर होता है, वही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना। और एक तरीके से देखा जाए तो राइप, कच्चा से पक्का कब होता है? थोड़ा सा टाइम जाता है, तभी नहीं। एकदम शुरुआत में तो कोई भी फल पक्का नहीं हो जाता, पहले कच्चा रहता है, फिर जैसे जैसे समय गुजरता है, समय बीतता है, वैसे ही उसमें मिठास आता है, उसमें अच्छा क्वालिटीज़ आता है, वो पकता है। तो राइपर यहाँ मोर एज एज वेल एज मोर मैच्योरिटी, मोर एक्सपीरियंस। लेकिन
क्योंकि समय का साथ साथ ये सब क्वालिटी भी बढ़ता है, लेकिन ठीक जितना एज बढ़ता है उतना मृत्यु का समय भी नज़दीक आता है। तो कोई भी पका हुआ, मतलब कोई भी मैच्योर चीज़, कोई भी एक्सपीरियंस चीज़ धीरे धीरे लेकिन डिस्ट्रक्शन का तरफ जाता है, उससे उसको कोई नहीं बचा सकता। दिस इज़ द अनडिस्क्रिमिनेटिंग लॉ ऑफ नेचर। एवरीथिंग, एवरीबडी मस्ट कम टू एंड बाय डेथ। हिज टेंडर एयर माइट बेयर हिज मेमोरी। अच्छा, टेंडर यानी यहाँ सॉफ्ट या डेलिकेट, ठीक है। एयर यानी सक्सेसर, ठीक है, उत्तराधिकारी जिसको हम लोग बोलते हैं, सक्सेसर, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, इनहेरिटेंस। तो भले ही कोई चीज़ खुद जब एक्सपीरियंस से मेच्योर हो जाए, चाहे वो इंसान ही हो या कोई और हो, वो तो भले खुद अपने आप को हमेशा दुनिया में टिका नहीं रख सकता, उसका एक न एक दिन मृत्यु होगा ही, लेकिन उसका जो एयर है, उसका जो अगला वंश है, उसका जो अगला पीढ़ी है, वो लेकिन उसका ही एक तरीके से जो मेमोरी है, उसका जो एंसेस्ट्रल मेमोरी है, जो जैसे आज हम लोग जैसे हैं, तो एक तरीके से हम भी अपना जो पूर्वज थे उन्हीं का तो एक तरीके से उनका ट्रेडिशन या उनका मेमोरी, उनका जो स्मृति है, वो कहीं ना कहीं मेंटेन करते आ रहे हैं। तो ठीक वैसे ही हर केस में वैसे ही होता है, हर इंसान के लिए, हर जनरेशन के लिए ही उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो मेमोरी है, वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो मेंटेन रहता है। ओके, बट दाउ कंट्रैक्टेड टू दाइन ओन ब्राइट आइज। लेकिन तुम, दाउ यानी यहाँ ओल्ड इंग्लिश यू, लेकिन तुम कॉन्ट्रैक्टेड टू, अब कॉन्ट्रैक्टेड का यहाँ दो मीनिंग निकल के आता है। एक कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है लीगली कॉन्ट्रैक्ट बाइंड होना, मतलब लीगली कानूनन कुछ शर्त में बंधा हुआ होना, एक मीनिंग होता है ये। और दूसरा मीनिंग होता है कंप्रेस्ड, थोड़ा सा सिकड़ जाना, थोड़ा सा छोटा होना, लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड टू अ शॉर्टर एरिया। ओके, टू दाइन, दाइन भी एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है योर, तुम्हारा। ओन ब्राइट आइज, खुद का ही जो बहुत ही ये ब्राइट एंड ब्यूटीफुल आइज़ है, आँखों है। तो तुम क्या हो यहाँ पे, तुम यानी फेयर यूथ को पोएट बोल रहे हैं कि तुम अपनी ही खूबसूरत आँखों में कैद हो, या अपनी ही खूबसूरत आँखों में खुद को सीमित कर चुके हो, उसी का शर्त में खुद बंध गए हो। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो नज़रिया है, ठीक है, जो योर आइज़ मीन्स यहाँ पे हम एक तरीके से व्यू पॉइंट भी समझ सकते हैं। नज़र को एक तरीके से यहाँ नज़रिया समझाने का भी एक माध्यम से पोएट यूज़ किया है। तो तुम्हारा जो वर्ल्ड व्यू है, तुम्हारा जो दुनिया को देखने का जो तरीका है, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, वो काफ़ी छोटा है, वो काफ़ी सीमित है। क्यों? क्योंकि सिर्फ तुम अपने ही लेकर के सोचते हो। योर थॉट्स आर सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है। तुम्हारा जो भी सोच है, तुम्हारा जो भी काम है, तुम्हारा जो भी विचार है, सारा सिर्फ तुम्हारा अपने ही चारों तरफ रोटेट होते रहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा किस में भला होगा। वर्ल्ड का प्रति भी तुम्हारा एक दायित्व है, वर्ल्ड का प्रति भी तुम्हारा एक एक्सपेक्टेशन या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको लेके तुम बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात यहाँ पे पोइट कर रहे हैं? पोइट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्योंकि फेयर यूथ खुद बहुत ही ब्यूटीफुल और लवली है, तो जैसे एवरी फेयरेस्ट क्रीचर से हम लोग इंक्रीज़ डिज़ायर करते हैं, ठीक वैसे फेयर यूथ भी तो एक फेयरेस्ट क्रीचर हुए, फेयरेस्ट ह्यूमन बीइंग हुए, तो उनसे भी तो पूरा वर्ल्ड सब लोग इंक्रीज़ एक्सपेक्ट करता है। उनसे भी तो सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना वंश को आगे बढ़ाएंगे, वो प्रोक्रिएट करेंगे, ठीक है, वो शादी करेंगे, फिर रिप्रोडक्शन के ज़रिए उनका जो अगले वंश होगा, अगला पीढ़ी होगा, उसको आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि उनका जो ब्यूटी है, जो बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही यूनिक जो ब्यूटी है, वो दुनिया से कभी खो ना जाए। तो इस वर्ल्ड के प्रति ये एक तरीके से उनका एक दायित्व है, लेकिन इस पर उनका कोई ध्यान ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को लेके सोच रहे कि मैं क्या चाहता हूँ। उनको खुद को प्रोक्रिएट करने का कोई इच्छा नहीं है, उनको खुद वंश बढ़ाने का कोई इच्छा नहीं है। तो ही इज़ नॉट पेइंग हीड टू व्हाट वर्ल्ड इज़ एक्सपेक्टिंग ऑफ हिम, ठीक है। एक तरीके से यहाँ वर्ल्ड का नाम पे शेक्सपियर का जो अपना बहुत ही एक इच्छा है, उसको भी पोएट यहाँ हिडन तरीके से प्रेजेंट किए हैं, क्योंकि पोएट चाहते हैं, शेक्सपियर चाहते हैं कि जो फेयर यूथ है, इनका ब्यूटी अमर रहे, ठीक है, इनका ब्यूटी कभी भी मिटे ना जगत संसार से। तो उसका लिए तो प्रोक्रिएट करना पड़ेगा ना। तो एक तरीके से वही रिक्वेस्ट को ये वर्ल्ड का रिक्वेस्ट कह के भी एक तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, बट फीड्स दाई लाइट्स फ्लेम विथ सेल्फ सब्सटैंशियल फ्यूएल। ये बहुत ही एक सुंदर इमेजरी है। फीड्स दाई लाइट्स फ्लेम, दाई मतलब योर ओल्ड इंग्लिश, फीड्स यानी यहाँ फीड। एक्चुअली ये जो एस टी है, देखिए दो तरीके का
वर्बियल एडिज रहता था ओल्ड इंग्लिश में, एक्शन वर्ड समझाने के लिए या तो एस टी ऐड किया जाता था या तो टी एच ऐड किया जाता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेकिथ, ओल्ड इंग्लिश में मेकिथ या गोएथ यूज़ कर, आजकल के ज़माने में जैसे मेक्स या गोज यूज़ होता है, तो ओल्ड इंग्लिश में उसको मेकिथ या गोएथ बोला जाता था, ठीक है। या फिर जैसे ग्रोस्ट, आज के दुनिया में जैसे आज के मॉडर्न इंग्लिश में से ग्रो बोला जाता है, GROW, ग्रो, बढ़ना, तो पहले उसी को शेक्सपियर ही बहुत बार ग्रोएस्ट, GROWST ऐसे यूज़ किया। तो ST या TH जहाँ पे भी देखिएगा समझ जाइएगा वो ओल्ड इंग्लिश यूजेज है, मॉडर्न नहीं है, ओके। तो फीड्स मतलब यहाँ फीड, ओके, फीड दाई लाइट्स फ्लेम, तो तुम्हारा जो रोशनी है, जो शिखा है, जो फ्लेम है, उसमें से जो रोशनी निकल के आ रहा, उसमें से जो लाइट निकल के आ रहा, तो वो किस बदौलत वो लाइट ज़िंदा रह रहा है, वो रोशनी किस बदौलत ज़िंदा रह रहा, तुम खुद को ही जला करके, खुद को ही ख़त्म करके वो अपना रोशनी जला रहे हो। सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल मतलब खुद का, सेल्फ सब्सटेंशियल मतलब खुद का ही बना हुआ, तो अपना ही बना हुआ फ्यूल से अपना ही शरीर को एक तरीके से फ्यूल की तरह तुम यूज़ कर रहे हो, खुद को ही ख़त्म करके खुद का रोशनी को बचा कर करो। यहाँ हम लोग कैंडल के साथ इसका बहुत अच्छा कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे एक कैंडल जलता है तो रोशनी देता है, लेकिन जैसे जैसे वो जलता है, किस बदौलत वो जलता है, मतलब किस चीज़ को ख़त्म करके जलता है, जो उसका मोम से वो पूरा उसका बॉडी बना हुआ रहता है, तो वो मोम को ही वो बर्न करके रोशनी देता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अपना ही बॉडी को, खुद को ही तबाह करके वो रोशनी दे रहा है। तो एकदम सिमिलर चीज़ हम यहाँ भी पोएट सेम चार्जेस लगा रहे हैं अपना फेयर यूथ के प्रति कि तुम भी तो सेम काम ही कर रहे हो, तुम अपना रोशनी दो, उसमें कोई समस्या नहीं है। वर्ल्ड को तुम्हारा ब्यूटी का रोशनी चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम खुद को क्यों ख़त्म कर रहे हो? खुद को ख़त्म किए बिना भी तो तुम रोशनी दे सकते हो, और वो रोशनी काफ़ी बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो तुम रोशनी दे रहे हो वो तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, एक दिन तुम खुद जब ख़त्म हो जाओगे, यानी जब तुम्हारा डेथ हो जाएगा, तब तुम्हारा रोशनी या ब्यूटी भी ख़त्म हो जाएगा परमानेंटली। लेकिन अगर तुम प्रोक्रिएट करते हो, अगर तुम अपना वंश आगे बढ़ाते हो, तब तो तुम्हारा डेथ हो जाने के बावजूद तुम्हारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसका थ्रू तुम्हारा रोशनी ज़िंदा रहेगा, और मतलब परमानेंटली ज़िंदा रहेगा जैसे जनरेशन आगे बढ़ते रहेगा। तो ये वो बार बार हर लाइन में, हर स्टेटमेंट में उनका हिडन फीलिंग, हिडन इंटेंशन यही है कि उनको प्रोक्रिएशन के लिए, उनको अपना लाइनेज बढ़ाने के लिए वो इंसिस्ट करते रहते हैं, ओके। मेकिंग अ फैमिन वेयर अबंडेंस लाइज, फैमिन यानी होता है भूखमरी, स्टारवेशन, ठीक है। तो एक तरीके से क्या तुम कर रहे हो, तुम एक भूखमरी क्रिएट कर रहे हो। कहाँ स्टारवेशन, कहाँ भूखमरी क्रिएट कर रहे हो? जहाँ पे अबंडेंस बिखरा हुआ है, अबंडेंस पड़ा हुआ है। अबंडेंस यानी बहुत सारा, ढेर सारा, ओके। ऑप्युलेंस और लाइक प्रोलिफिकनेस मतलब बहुत सारा होना, ढेर सारा होना। तो जहाँ पे ये दोनों तो ऑक्सीमोरन हो गया, ऑक्सीमोरन यानी कम्प्लीटली अपोजिट थिंग्स। तो जहाँ पे ढेर सारा है, जहाँ पे ऑपुलेंस है, जहाँ पे फूड का कोई कमी नहीं है, क्या वहाँ पे कभी भूखमरी हो सकता? नहीं ना हो सकता। लेकिन शेक्सपियर ने क्या कहा है कि भले ही तुमरा में लिमिटलेस भंडार है ब्यूटी का, लवलीनेस का, यूथ का, उसमें ब्यूटी में तुम्हारा कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका बावजूद तुम एक तरीके का स्टारवेशन क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पे लैक है, जहाँ पे कमी है। किस चीज़ का कमी है? ब्यूटी का कमी है, लवलीनेस का कमी है। अभी फ़िलहाल फैमिन क्रिएट नहीं किए हो, फ़िलहाल कमी नहीं हुआ है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक तो एबंडेंस ही रहेगा, लेकिन द मोमेंट यू डाई, द मोमेंट योर फिजिकल ब्यूटी इज़ डिस्ट्रॉयड, उसका बाद तो पूरा दुनिया में ऐसा ब्यूटी, तुम्हारा जैसा ब्यूटी तो कहीं नहीं मिलेगा ना। तो तब तो एक तरीके से ब्यूटी का स्टारवेशन ही चलेगा। ये वो समझाना चाह रहे हैं। दाई सेल्फ दाई फो टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूएल। तो दाई सेल्फ यानी योर सेल्फ, ओल्ड इंग्लिश। दाई फो यानी एनिमी, शत्रु। तो तुम खुद ही खुद का एनिमी बन जा रहे हो, खुद ही अपने आप का दुश्मन बन जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अपना ही ब्यूटी को आगे बढ़ाने का बावजूद उसको ख़त्म कर देने में तुले हुए हो। तो हुआ ना अपना दुश्मन जैसा काम। टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूएल, तुम्हारा जो अपना खुद का एक स्वीटनेस है, तुम्हारा जो एक स्वीट पर्सनालिटी है, एक स्वीट फिज़िकल ब्यूटी है, उसको मेंटेन करने की जगह, उसको प्रोटेक्ट करने की जगह तुम क्या कर रहे हो? उसी का प्रति बहुत क्रूएलिटी के साथ पेश आ रहे हो, बहुत ही हिंसक तरीके से, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से पेश आ रहे हो। सो द पोएट इज़ ट्राइंग टू से दैट सिंस यू आर नॉट अग्रीइंग to marry and to procreate,
सो दैट्स द मोस्ट क्रूअल थिंग यू कैन डू टू योर ओन ब्यूटी, क्योंकि इसका बगैर क्या होगा, तुम्हारा ब्यूटी ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो यू आर बीइंग क्रूअल टू योर ओन सेल्फ। तो थोड़ा समझो इसको। दाउ दैट आर्ट नाउ द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट, तुम, दाउ यानी ओल्ड इंग्लिश, यू, तुम जो अभी, यहाँ आर्ट मतलब आर, ARE, आर में सेम ओल्ड इंग्लिश की वजह से, तो तुम जो कि अभी, नाउ द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट, अभी तुम पूरा दुनिया का एक बहुत ही सुंदर गहने के तरह हो। यहाँ ऑर्नामेंट शब्द यूज़ करने का मीनिंग क्या है, क्योंकि जैसे ऑर्नामेंट हम लोग का बॉडी का खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड कर देता है, ठीक वैसे ही फेयर यूथ भी जैसे पूरा दुनिया का जो खूबसूरती है उसको और ज़्यादा बढ़ा रहा। पूरा दुनिया के बीच में फेयर यूथ एक गहना जैसा उसका शोभा है, एक गहना जैसा वो एम्बेलिश्ड है। ओके, ही इज़ अ डेकोरेशन टू द वर्ल्ड। यहाँ उसका ब्यूटी को, उसका लवलीनेस को इतना ऊंचा दर्जा का शेक्सपियर ने इस्टेब्लिश किया है कि जैसे वो पूरा दुनिया का गहना है, ना कि सिर्फ शेक्सपियर का ज़िंदगी का, या ना कि सिर्फ उसका शहर का, ना कि सिर्फ उसका देश का, बट पूरा दुनिया का। दैट मीन्स हिज ब्यूटी, हिज लवलीनेस इज़ रेयर इन द होल वर्ल्ड। और इतना रेयर चीज़ को प्रोटेक्ट करने की जगह तुम तबाह कर दे रहे हो। तो एक तरीके से शेक्सपियर उसको क्रिमिनलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये कोई बहुत मतलब मामूली काम नहीं है। यू आर टेकिंग इट वेरी कैजुअल। तुमको लग रहा है कि ठीक है, मैं क्या ही कर रहा हूँ, अब मैं किससे शादी करूँगा, नहीं करूँगा, प्रोक्रिएट करूँगा या नहीं करूँगा, ये मेरी मर्जी है। तो दैट इज़ यू आर नॉट डूइंग राइट। ओके, यू आर बीइंग टू सेल्फ सेंटर्ड, यू आर बीइंग टू सेल्फिश। ऐसा होने से तुमको नहीं चलेगा। तुमको नेचर ने क्या दिया है, तुमको वर्ल्ड ने, तुमको नेचर ने इतना रेयर एक चीज़ दिया है, तो यू शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू दैट। यू शुड हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट एंड टू पास इट टू द फर्दर जनरेशन। आगे का पीढ़ी में भी इस खूबसूरती को मतलब कन्वे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, तुम्हारा ही है। उससे तुम पीछे नहीं हट सकते हो। तो बी मोर रिस्पॉन्सिबल, बी मोर सीरियस। इस चीज़ को इतना हल्के में मत लो। यही बार बार वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और अगर तुम हल्के में ले रहे हो तो ये कोई क्राइम से कम नहीं है। ये तुम पूरा वर्ल्ड का अगेंस्ट में तुम क्राइम कर रहे हो और अपने आप का अगेंस्ट तो कर ही रहे हो। ओके, एंड ओनली हेराल्ड टू द गॉड इज स्प्रिंग। हेराल्ड का मतलब होता है जो पैगाम लाता है, जो आगाज़ लाता है। हार्बिंजर हम लोग कह सकते हैं, या अनाउंसर कह सकते हैं, मैसेंजर कह सकते हैं। ओके, द ओनली हेराल्ड टू द गॉडी स्प्रिंग। गॉडी मतलब वेरी ब्राइट, वेरी विविड, वेरी कलरफुल। ठीक है, स्प्रिंग। अब स्प्रिंग का जो मौसम होता है वो जनरली बहुत ही ब्राइट एंड कलरफुल होता है। इस मौसम में पूरा नेचर बहुत रंग बिरंगे फूलों से, ठीक है, सज जाते हैं। ठीक है, बहुत प्लेजेंट वेदर रहता है। ठीक है, बहुत कलरफुल, बहुत प्लेजेंट मूड भी आदमी का रहता है। तो इसीलिए स्प्रिंग को यहाँ पे गॉडी या कलरफुल बोला गया है। अब ये स्प्रिंग जो कलरफुलनेस है, इसका आगाज़, इसका पैगाम कौन लाता है, कौन ला सकता है? एकमात्र, देखिए ओनली शब्द के ऊपर फोकस कीजिए। पोएट को पूरा स्थिर विश्वास है कि एकमात्र फेयर यूथ छोड़ करके किसी और में वो काबिलियत है ही नहीं, किसी और में वो खूबसूरती है ही नहीं कि वो स्प्रिंग सीज़न का पैगाम लाने जैसा लायक हो। ये एबिलिटी सिर्फ किस में है? फेयर यूथ में, बिकॉज ही इज़ सो extravagantly beautiful, he is so miraculously beautiful, he is so incredibly beautiful. Okay, within thine own bud buryest thy content. मतलब दाइन मतलब वहीं ओल्ड इंग्लिश श्योर। तो अपने ही बड मतलब जब कोई फूल उगता है तो एकदम जो प्रिलिमिनरी स्टेज में रहता है, एकदम पहला स्टेज में जो एकदम छोटा सा फूल रहता है, उससे धीरे धीरे बड़ा होकर के फूल विकसित होता है, टोटल फ्लावर बनता है, ठीक, उसे बड या ब्लॉसम एट इज़ वेरी अर्ली एज, उसको बड बोला जाता है। ठीक है, तो अपने ही बड का अंदर, तो यहाँ पे फिर से पोएट अपना फेयर यूथ को एक फ्लावर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज फ्लावर इज़ वेरी डेलिकेट, फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो अपना खूबसूरत फेयर यूथ को वो यहाँ खूबसूरत कली के साथ, खूबसूरत फ्लावर के साथ तुलना करते हुए वो बोल रहे हैं कि तुम पहले खुद विकसित होने से पहले ही, बिफोर यू कैन फ्लरिश टू योर फुल फ्लेजेडनेस, ठीक है, टोटली तुम अपना सौंदर्य बिखेरने से पहले ही क्या कर रहे हो, उसको अपने अंदर ही दबा करके मार दे रहे हो। बरी यानी आपका कब्र दे देना। ठीक है, कोई चीज़ को एकदम दबा देना।
ओके तो तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद का ही कंटेंट को बरी कर दे रहे हो, तुम अपना ही कंटेंट को दबा दे रहे हो। कहाँ वो मतलब मैच्योर होने से पहले ही वो बस अपना एकदम चाइल्डहुड में है, जैसे एकदम बस अब उसका लिए राइट मोमेंट है कि वो फ्लरिश करे, वो डेवलप करे, वो और आगे बढ़े। ठीक वही मोमेंट में उसको बढ़ावा देने का जगह में तुम उसको ख़त्म कर दे रहे हो, उसको दबा दे रहे हो। अब यहाँ कंटेंट शब्द का दो अर्थ निकल के आता है। एक है कंटेंट यानी कि मतलब कोई चीज़ के अंदर जो भी कुछ रहता है। फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि कंटेंट ऑफ द बॉक्स, कि कोई बक्सा के अंदर कुछ चीज़ रखा है तो दैट इज़ कंटेंट ऑफ द बॉक्स। ओके, या कोई किताब में कुछ चीज़ लिखा हुआ है तो दैट इज़ द कंटेंट ऑफ द बुक। तो एक कंटेंट मतलब हो गया ये कि कोई भी चीज़ के अंदर जो रहता है, जो मौजूद रहता है, वो है कंटेंट। और कंटेंट का एक दूसरा मतलब होता है प्लेजर, ओके, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, ये भी एक कंटेंट का मतलब होता है। तो यहाँ दोनों को ही शेक्सपियर बहुत चतुराई से यूज़ किए हैं कि ना तो तुम सिर्फ अपना खुद का अंदर में तुम्हारा जो ब्यूटी छुपा हुआ है, खुद का अंदर तुम्हारा जो लवलीनेस मौजूद है, ना तो तुम सिर्फ उसको दबा रहे हो, बल्कि तुम खुशी को भी दबा रहे हो। किसका खुशी को? मेरा खुशी तो है ही है कि अगर तुम्हारा प्रोक्रिएशन होगा, तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन होगा, तो तुम्हारा ब्यूटी मेंटेन रहेगा, उसको देख के मैं भी बहुत खुश होऊंगा, और मेरा साथ साथ पूरा वर्ल्ड भी बहुत खुश होगा, पूरा वर्ल्ड भी बहुत प्राउड होगा कि एक ऐसा यूनिक ब्यूटी, एक ऐसा लेजेंडरी ब्यूटी, एक ऐसे ज्वेल जैसा ब्यूटी ख़त्म नहीं हो गया, वो अपना धारा मेंटेन किया है, वो अपना लेगेसी मेंटेन करते आ रहा है। तो एक तरीके से पूरा वर्ल्ड का खुशी को तुम मार दे रहे हो अपना हाथों से। अब यहाँ पे एक सेकेंडरी व्यू हम लोग एक और ले सकते हैं, एक विजुअल रिजेम्बलेंस का बात यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए जो बर्ड होता है, बर्ड यानी मैंने मुझे बोला कि एकदम जब फ्लावर जस्ट मतलब फ्लरिश होने वाला रहता है उससे पहले का स्टेज, तो थोड़ा सा वो शार्प पॉइंटेड होता है, ठीक है, थोड़ा सा कोन शेप का होता है, थोड़ा सा शार्प पॉइंटेड होता है। अब इसका विजुअल रिसेम्बलेंस आप पा सकते हैं मेल सेक्सुअल ऑर्गन के साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेक्सुअल मेटाफर यूज़ किया गया है कि तुम जो पूरा दुनिया का खुशी है या तुम्हारा अपना भी खुशी है, क्योंकि प्रोक्रिएशन का प्रोसेस में भी खुशी डेफिनेटली, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर वी डेफिनेटली गेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्रिएशन, इन द प्रोसेस ऑफ फिजिकल यूनियन। एक उस दौरान भी एक खुशी मिलता है, और प्रोक्रिएशन के बाद जब अपना ही ऑफस्प्रिंग को, अपना ही बेटे या अपना ही खून को जब आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अपना ही औलाद को, अपना ही नेक्स्ट जनरेशन को जब पनपते हुए देखते हैं, तो उसका तो एक अलग ही खुशी है, ठीक है। तो दोनों खुशी को ही एक तरीके से मिला करके बोल रहे कि या तो तुम वर्ल्ड का खुशी को भी तबाह कर रहे हो, अपना खुद का भी खुशी को तुम तबाह कर रहे हो। और किसके अंदर? यू आर बरिंग योर कंटेंट विद इन योर बड, मतलब एक तरीके से विद इन योर ऑर्गन, विद इन योर प्रोडक्टिव ऑर्गन, विद इन योर सेक्शुअल ऑर्गन, यू आर burying all the possibilities of your procreation, of your future increase, okay. And tender churl makes waste in regarding। अच्छा, फिर से टेंडर देखिए, ये टेंडर का मतलब यहाँ सॉफ्ट और डेलिकेट जितना नहीं है, उससे भी ज़्यादा टेंडर का मतलब यहाँ पे एक तरीके से इनएक्सपीरियंस्डनेस या फिर फूलिश। अच्छा, यहाँ पे फूलिश लेकिन क्रिटिसाइजिंग या इंसल्टिंग तरीके से यूज़ नहीं किया गया, ये कभी कभी एंडियरिंग वे में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे ये पूरा टोन में डिपेंड करता है। अब यहीं अगर आउट ऑफ कंटेक्स्ट हम लोग इस लाइन को पढ़ते कि टेंडर चर्ल, तो जाहिर सी बात है लगता कि हम मतलब शेक्सपियर किसी को स्टूपिड बोल रहे थे, उसको क्रिटिसाइज या ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। बट क्योंकि हम लोग पूरा पढ़ते आए हैं सोनेट अब तक, तो हम लोग को पता है कि वो अपना फेयर यूथ को बिल्कुल भी 1% भी ह्यूमिलिएट क्रिटिसाइज़ नहीं करी, वो तो उसका तारीफ़ में तारीफ़ करते जा रहे हैं। ये बस थोड़ा सा एक हल्का सा वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि तुम क्यों नहीं समझते, तुम क्यों स्टूपिड जैसा बन रहे हो, क्यों तुम बेवकूफ़ों जैसा हरकत कर रहे हो, थोड़ा समझ जाओ ना। थोड़ा इंडियरिंग तरीके से उनका ये बात है कि टेंडर चर्ल, तो टेंडर मतलब एक तरीके से यहाँ इनएक्सपीरियंस्ड या इमेच्योर, और चर्ल यानी होता है कंट्रीमैन या रस्टिक, मतलब जनरली कोई भी कॉमन स्टूपिड मैन को समझाने के लिए ये मतलब वर्ड यूज़ होता है। तो टेंडर चर्ल यानी तुम, ओ मेरा इमेच्योर फेयर यूथ, ओ मेरे इनएक्सपीरियंस्ड फेयर यूथ, क्यों तुम ऐसा मतलब बेवकूफ़ी वाला हरकत कर रहे हो, मेरा बात मान जाओ, मेरा सजेशन मान जाओ। मेक्स वेस्ट इन रिगार्डिंग, तो तुम वेस्ट ही कर रहे हो अपना, आपका जो भी अपना खुशी को भी वेस्ट कर रहे हो, मेरा खुशी को भी वेस्ट कर रहे हो, और पूरा जो दुनिया का जो एक प्राइड और एक खुशी है और पूरा दुनिया का ये हक भी है, सिर्फ ये
एक तरीके का एक डिमांड नहीं है या एक रिक्वेस्ट नहीं है, पूरा दुनिया का हक है तुम्हारा ब्यूटी पे। तुम्हारा जो ब्यूटी है ये तुम्हारा अपना का क्रिएशन नहीं है। हु हैज़ गिवन यू दिस मार्वेलस ब्यूटी? नेचर हैज़ गिवन यू दिस मार्वेलस ब्यूटी। सो नेचर हैज़ कंप्लीट राइट टू रिटेन इट्स ब्यूटी। तो तुम्हारा अगर तुम अपना ब्यूटी को ख़त्म कर दे रहे हो, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो, तो ये एक तरीके का क्रिमिनलाइजेशन भी है, जो कि मैंने पहले स्टैंजा में बोला था। वो बार बार पोइट एक उनमें गिल्ट लाने का कोशिश कर रहे हैं, एक क्रिमिनलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं कि नो, द एक्ट यू आर डूइंग, द नेग्लिजेंस यू आर शोइंग, ये कोई मतलब मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ा बात है, तुमको इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे वो फिर से बोल रहे हैं कि जो तुम अपना पॉसिबिलिटी को वेस्ट कर दे रहे, ब्यूटी को वेस्ट कर दे रहे हैं, ये एकदम सही काम नहीं कर रहे। ये तुम निगार्ड जैसा बिहेवियर कर रहे हो, निगार्डिंग, ये क्या कर रहे हो? माइजर जैसा बिहेवियर कर रहे हो। ठीक है, मतलब निगार्डिंग मतलब क्या कि बहुत ही मतलब जमा करके रखना। ठीक है, कोई भी चीज़ को खर्च नहीं करना। ओके, माइजरली, ट्रीट लाइक ए माइजर, ट्रीट लाइक ए निगार्ड। तो तुम यहाँ पे क्लोज फिस्टेड इंसान जैसा बिहेवियर कर रहे हो, कोई चीज़ को तुम खर्चा नहीं कर रहे हो, सब चीज़ जमा के रख रहे हो, अपना में समेट के रख दे रहे हो, अपना तक सीमित करके रख दे रहे हो। दिस इज़ अ सेल्फिश एक्ट, डोंट डू दिस। इसमें तुम सिर्फ वेस्टेज ही कर रहे हो, बर्बाद ही कर रहे हो, ना तुम्हारा अपना भला हो रहा ना दुनिया का भला हो रहा। तो ऐसा मत करो, ये सब बेवकूफ़ी से हट के आओ। पिटी द वर्ल्ड और एल्स दिस ग्लटन बी टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड दी। अब जो ये दो लाइन, आखिरी दो लाइन में आए, ये है क्लिंचिंग कपलेट। देखिए, पहला जो 3 क्वार्टरन हम लोग पढ़े, ठीक है, अच्छा, क्वार्टरन यानी कि 4 लाइन का स्टैंजा को क्वार्टरन बोला जाता है। अब सोनेट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, खास करके क्योंकि ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है, तो इसलिए ये 3 क्वार्टरन और एक कपलेट में बटा हुआ है। तो पहला 3 क्वार्टरन में जनरली शेक्सपियरियन सोनेट्स में क्या होता है कि कोई इशू को या कोई प्रॉब्लम को या कन्फ्लिक्ट को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बारे बताया जाता है, फिर उसको डिटेल में डिस्कस किया जाता है, उसके अंदर में डीप डाइव करके या डीप डेल्व करके उसके ऊपर डिलिबरेट किया जाता है, सोचा जाता है कि क्या क्या पहलू है इस प्रॉब्लम का, क्यों ये प्रॉब्लम है या क्यों ये कन्फ्लिक्ट है, क्या कारण है, क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है। डिटेल में डिस्कशन करने के बाद आखिरी में जो क्लिंचिंग कपलेट होता है, जो आखिरी 2 लाइन है, इसमें इसका टोटल आपका सोल्यूशन दिया जाता है। या एक तरीके से बोला जाए तो एक शिफ्ट ऑफ थॉट देखने को मिलता है, एक टर्न ऑफ थॉट देखने को मिलता है कि अब तक जो प्रॉब्लम रिलेटेड थॉट था पोएट का कि कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई प्रॉब्लम का ऊपर है, उनका मेन फोकस था कि ये प्रॉब्लम है, क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, ये इसका इम्पैक्ट है। वहाँ से अचानक से एक शिफ्ट देखने को मिलता है, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड उनका मनोभाव हो जाता है कि इसका अब ये सोल्यूशन है, इससे ऐसे निकाला जाए, दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। तो यह इसको वोल्टा बोला जाता है। ओके, अच्छा, अगर ये सारा चीज़ के बारे में आपको जानना है कि सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइम स्कीम क्या होता है, स्पेंसरियन सोनेट क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट क्या है, उससे पेट्रार्कन सोनेट का डिफरेंस क्या है, ये सारा चीज़ मैंने अपना 65 नंबर सोनेट का वीडियो में डिटेल्स में डिस्क्राइब करके रखा है, अच्छे से हर पॉइंट को अच्छे से समझाया है। तो प्लीज़ आप जा करके वो 65 नंबर सोनेट वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको सोनेट का बारे हर चीज़, हर नेसेसरी चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, यू कैन go and check the playlist Shakespearean Sonnets on my channel. It contains the other Shakespearean Sonnets explanation videos as well. जैसे मैंने सोनेट नंबर 18, सोनेट नंबर 116, 130 सारा इंपॉर्टेंट सोनेट्स का कर रखा है, तो आप बाकियों का भी चेक कर सकते हैं। और डेफिनेटली चेक आउट द 65 सोनेट वीडियो फॉर द ऑल डिटेल्स ऑन सोनेट। ओके, तो आखिरी क्लिंचिंग कपलेट में जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एक सोल्यूशन दिया जाता है या वोल्टा, टर्न ऑफ थॉट। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या दिया गया, पोएट क्या बोल रहे हैं, आइए समझते हैं। पिटी द वर्ल्ड मतलब पूरा दुनिया के लिए ये एक पिटी है, एक करुणा का बात है, ठीक है, कि ये एक तरीके से एक हेल्पलेसनेस का बात है कि दुनिया कुछ नहीं कर सकेगी, दुनिया के लिए बहुत ही शर्म, हालांकि शेम तो नहीं बोलना चाहिए यहाँ, मतलब वेरी वर्ल्ड इज़ वेरी हेल्पलेस टू सी दिस रॉन्ग डूइंग इन्फ्लिक्टेड ऑन हिम। पूरा दुनिया बस खड़ा होकर बेचारा देखते रहेगा कि ये अन्याय उसके साथ हो गया। क्या अन्याय? कि अब आपका जो फेयर यूथ का जो ब्यूटी था वो पास ऑन नहीं हुआ और डिस्ट्रॉय हो गया परमानेंटली। और एल्स दिस ग्लटन बी, ठीक है, तो या तो ये वर्ल्ड का ये जो करुणा है, इस बेबस हालात को, वर्ल्ड का इस बेबसी को तुम दूर करो, थोड़ा तुम माया करो, थोड़ा तुम रहम करो, ठीक है, प्लीज़ शो सम मर्सी टू द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया को ऐसा परेशानी में मत डालो, थोड़ा रहम करो, मेरा बात मान लो, प्रोक्रिएट करो, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज दिस ग्लटन बी, ग्लटन यानी
कि जो बहुत ज़्यादा खाता है, ओके, वोरेशियस, ओके, और गोरमैन, वन हु ईट्स टू मच और वन हु ईट्स एवरीथिंग, ओके। तो यहाँ पे किसको यहाँ वोरेशियस या ग्लटन बोला जा रहा है? यहाँ पे फेयर यूथ को ग्लटन बोला जा रहा है। क्यों? फेयर यूथ के बहुत ज़्यादा खाना खाते थे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे उनका फिजिकल हंगर या एपेटाइट का बात नहीं किया जा रहा। यहाँ पे उनका हंगर फॉर ब्यूटी, यानी कि वो सारा ब्यूटी को खा जा रहे हैं। किसका ब्यूटी को खा जा रहे हैं? अपना खुद का ब्यूटी को खा जा रहे हैं, अपना खुद का ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, नामो निशान मिटा दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज ही इज़ नॉट एग्रीइंग टू प्रोक्रिएट, ही इज़ नॉट एग्रीइंग टू मैरी, ही उनको राज़ी हो ही नहीं रहे कि शादी करके आगे मेरा जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाए। तो एक तरीके से वो तो अपने हाथों में खुद ही अपना सारा ब्यूटी को ख़त्म कर दे रहे हैं। और ना ही, और सिर्फ वो यहाँ अपना खुद का नुकसान नहीं कर रहे, अपना खुद का ब्यूटी को नहीं खा रहे, पूरा वर्ल्ड का ब्यूटी को भी एक तरीके से खा रहे। इसीलिए ग्लटन वर्ड का यूज़ स्पेसिफिकली किया गया कि सिर्फ अपना शेयर का तो खा ही रहे हैं, ऊपर से पूरा दुनिया का जो शेयर है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये जो लव है उसको शेक्सपियर बार बार फेयर यूथ का पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल एट्रीब्यूट से हटा करके एलिवेट करके उसको एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, या एक तरीके से बताए तो सुपर ह्यूमन, एकदम डिवाइन स्टेट में वो लेके गए हैं, जहाँ पे ये एक मानव का, एक मनुष्य का संपत्ति नहीं रहता, पूरा दुनिया का संपत्ति बन के रह जाता है, पूरा दुनिया का इसमें अधिकार रहता है। इतना ये खूबसूरत, इतना नायाब ये ब्यूटी है, इतना नायाब ये लवलीनेस है, ठीक है। तो तुम पूरा दुनिया का भी शेयर खा ले रहे हो, इतना भूख है तुम्हारे अंदर, ये भूख कम करो। शेक्सपियर ये बोल रहे हैं, टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू, ड्यू मतलब जो व्हाट इज़ द राइटफुल पोर्शन, ठीक है, मतलब जो हक है, ड्यू मतलब यहाँ हक, तो दुनिया का जो हक है उसको भी तुम ख़त्म कर दे रहे हो, खा दे रहे हो। बाई द ग्रेव एंड दी मतलब यू, तो बाई द ग्रेव एंड दी का मतलब होता है कि एक तरीके से ग्रेव में जाने से पहले जो तुम्हारा कर्तव्य है, ठीक है, ग्रेव में जाना मतलब मरना, डेथ होना, तो बिफोर यू डाई और बिफोर एनी पर्सन डाइज, ही और शी हैज़ अ सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी एग्जीक्यूटेड, उनको कुछ कर्तव्य रहता है दुनिया के प्रति करके जाने को। तो तुम जो दुनिया का प्रति कर्तव्य है वो तो तुम कर ही नहीं रहे हो, तो अपना ग्रेव का ड्यूटी तुम कहाँ पालन किए? एक मतलब होता है ये। दूसरा मतलब ये होता है कि बाय द ग्रेव एंड दी, तो ग्रेव का द्वारा जो तुम्हारा ये मतलब ब्यूटी है वो तो खाया जा ही रहा है, परंतु तुम्हारा द्वारा भी खाया जा रहा है। ग्रेव कैसे खा रहा? क्योंकि ग्रेव मीन्स हियर डेथ, डेथ इज ईटिंग योर ब्यूटी बिकॉज यू विल डाई, ओके, सो योर फिजिकल ब्यूटी विल बी डिस्ट्रॉयड, तो दैट थिंग कैन नॉट बी स्टॉप्ड। लेकिन तुम अपने भी खुद का ब्यूटी खा रहे हो, तुम खुद तो कम से कम स्टॉप कर सकते हो ना अपना ब्यूटी को डिस्ट्रॉय करना, शादी कर लो, अपना वंश आगे बढ़ाओ, बट तुम तो वो भी नहीं कर रहे हो, तुम तो मेरा वो बात भी नहीं मान रहे हो। तो सिर्फ ग्रेव नहीं, तुम्हारा सिर्फ डेथ यहाँ तुम्हारा ब्यूटी को नष्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तुम खुद भी हो, ओके। तो इस तरीके से जो पूरा सोनेट था, ये पूरा सोनेट में ही शेक्सपियर का बहुत ही एक यर्निंग, बहुत ही एक पैशनेट डिज़ायर उनको देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो वो अपना जो फेयर यूथ है उनका ब्यूटी को एलिवेट करते हैं फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन स्टेज टू लाइक अ सुपर नेचुरल, सुपर ह्यूमन, डिवाइन स्टेट, ऑलमोस्ट एक स्पिरिचुअल स्टेट में ये एलिवेट करते थे कि पूरा दुनिया का है, तुम्हारा अकेले का नहीं है, इतना ये खूबसूरत है, इतना ये नायाब है, ठीक है। और फिर उसको वो बार बार शादी करने के लिए, अपना छाप छोड़ जाने के लिए, अपना अगला जनरेशन रख जाने के लिए वो प्रयास करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब देख रहे हैं कि वो भी नहीं सुना जा रहा, मतलब निवेदन करके भी, रिक्वेस्ट करके भी काम नहीं आ रहा, तब आखिरकार वो एकदम थोड़ा सा छोटा सा इमोशनल ब्लैकमेल भी कह सकते हैं हम इसको, कि एक तरीके से वो उसको गिल्ट फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो, या तुम क्राइम कर रहे हो नेचर का अगेंस्ट, पूरा वर्ल्ड का अगेंस्ट, ऐसा मत करो। ओके, सो दैट वाज द होल डिस्क्रिप्शन, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोनेट 1। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर कोई और भी ऐसा पोएम या कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट का आपको एक्सप्लेनेशन या हेल्प चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, वी विल मेक श्योर टू मेक वीडियोस ऑन दैट टॉपिक्स एज वेल। और अगर बनाना आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 सपोर्ट अस, लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, दोस्तों के अंदर इसको सर्कुलेट कर दीजिए, और प्लीज़ स्टे ट्यून्ड गाइस, मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आर कमिंग अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।